सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत। इस श्रृंखला में हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा कर रहे हैं और इससे पूर्व मैंने बहुव्रीहि समास का एक लंबा सूत्र, जिसमें हम उस सूत्र के द्वारा हम पुंबद भाव करते हैं, उस पर मैंने चर्चा की थी और उसी के संदर्भ में मैं अभी आगे उसी सूत्र पर और चर्चा करूंगी। और वो है कि इससे पूर्व हमने बहुव्रीहि समास से दो उदाहरण दिखाए थे आपके सामने। एक था चित्रगु और एक था रूपवद भार्यः। वहाँ चित्रा को पुंबद भाव हुआ था और चित्र बनकर और चित्रगु पूरी सिद्धि आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। इसी प्रकार से रूपवद भार्या में भी रूपवती का पुंबद भाव होकर रूपवत होकर रूप बना था। अब हमारे पास एक समस्या ये भी है कि बहुव्रीहि समास ये आवश्यक नहीं है कि केवल दो ही पदों में हो। बहुव्रीहि समास दो से अधिक पदों में भी हो सकता है, क्योंकि समास में कहा गया है अनेकम अन्य पदार्थ है। तो अनेकम का अर्थ है एक ना हो और दो तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि वो समस्या क्या है और उसका आचार्यों ने किस प्रकार से समाधान किया है। जैसे एक उदाहरण है चित्रा जरति गोः। इस समास का विग्रह है चित्रा जरत्यो गावौ यस्य। चित्रा जरत्यो गावौ यस्य। तो यहाँ पर चित्रा और जरति और गु, और इसको हम यदि द्वंद्व समास भी ना देखें तो हम चित्रा जरति गौर यस्य, ये बहुव्रीहि समास अगर हम करना चाहें तो वो तो इस प्रकार से होगा चित्रा जरति गौर यस्य। तो यहाँ पर चित्रा भी प्रथम पुरुष में है, प्रथमा है, जरति भी प्रथमा है और गौ भी प्रथमा है, और ये दोनों ही गौ के विशेषण हैं और अन्य पद के अर्थ में विद्यमान हैं। तो इसलिए अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र द्वारा यहाँ पर समास हो जाएगा। अब समास हो जाने के बाद ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर हम स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, इस सूत्र का प्रयोग यहाँ किस प्रकार से करेंगे। अर्थात ये सूत्र स्त्रीलिंग वाचक पद का पुंबद भाव करता है यदि उसके परे भी स्त्रीलिंग वाचक पद हो। उसके साथ और भी उन्होंने दिया है नियम, जो कि मैंने पूर्व व्याख्यान में आपके सामने स्पष्ट किए थे। और यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर चित्रा भी स्त्रीलिंग है, जरति भी स्त्रीलिंग है और गौ भी स्त्रीलिंग है। तो गौर स्त्रीलिंग परे है और चित्रा जरति ये भी स्त्रीलिंग है। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर चित्रा के को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करेंगे, पुंबद भाव करेंगे या जरति को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो हैं स्त्रीलिंग। तो संभवतः प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आचार्यों ने इस प्रकार से दिया है कि कुछ आचार्य ये कहते हैं कि क्योंकि परे स्त्रीलिंग है लेकिन जरति पूर्व पद नहीं है, क्योंकि जरति से पहले एक और पद है चित्रा, इसलिए जरति को पुंबद भाव नहीं हो सकता। अब बात करें चित्रा की, तो चित्रा को पुंबद भाव नहीं हो सकता क्योंकि गौ परे नहीं है, इनके बीच में जरति का व्यवधान है। इसलिए कुछ आचार्य के अनुसार चित्रा जरति गो इस प्रकार से ही रूप रहेगा। न चित्रा को पुंबद भाव होगा न ही जरति को पुंबद भाव होगा, इसलिए उनके अनुसार ये रूप बनेगा चित्रा जरति गो। और हमने यदि चित्रा जरति गौर्य से विग्रह किया तो यहाँ पर सप्तमी विशेषण बहुव्रीहौ सूत्र के अनुसार विशेषण पद का पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ पे विशेषण पद चित्रा भी और जरति भी दोनों ही विशेषण पद हैं। तो इसलिए चित्रा जरति गु चित्रा को पूर्व प्रयोग करके और जरति चित्रा गु जरति का पूर्व प्रयोग करके दोनों प्रकार से रूप बन जाते हैं कुछ आचार्यों के अनुसार। परंतु कुछ आचार्य और महाभाष्यकार भी इस बात को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस सूत्र में पूर्व जो है पूर्व पद, इसका कहीं भी निर्देश नहीं है।
समानाधिकरणे दिया हुआ है, समानाधिकरण स्त्रीलिंग परे होना चाहिए, लेकिन पूर्व पद को हम अपने अध्याहार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वो एक उदाहरण के द्वारा यहाँ आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर एक समास है, द्वंद्व समास, होत्री पोत्री नेष्टोद्गाता रहा। तो यहाँ पे होत्री च, पोत्री च, नेष्ट्री च, उद्गाता च, तो ये जब हम इसका समास करते हैं, चार थे द्वंद्वा, तो समास करने के बाद ये समस्त पद बन जाता है और बहुवचन में उद्गातारः प्रयोग होता है। परंतु यहाँ पर देखिए कि एक सूत्र है, आनंग ऋतो द्वंद्वे। द्वंद्व समास में यदि उत्तर पद परे हो तो री को आनंग आदि हो जाता है, री के स्थान पर आनंग हो जाता है, आनंगित है इसलिए परे होगा, अंतिम को हटाकर होगा। तो यहाँ पे देखिए होत्री भी ऋकारांत है, पोत्री भी ऋकारांत है, नेष्ट्री भी ऋकारांत है। तो यहाँ पर नेष्ट्री को आनंग किया गया है और हमारा नेष्टोद्गातारः बनता। यदि ऐसा नहीं होता तो नेष्ट्रोद्गातारः होता। यदि हम इस बात को मानते कि क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद नहीं है नेष्ट्री, तो पूर्व, क्योंकि इससे पहले और पद भी हैं और होत्री को भी नहीं हो पाएगा, पोत्री को भी, किन तीनों में से किसी को नहीं हो पाएगा यदि हम पूर्व जो आचार्यों ने कहा है पूर्व में उनकी बात माने। क्योंकि ये शुद्ध रूप है होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, तो नेष्ट्री के ऋकार को आनंग किया करके नेष्टो बना। तो नेष्टा और उद्गातारः को हमने जब संधि की तो आ और उ मिलकर ओ हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। तो इसी उदाहरण को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो यहाँ पर नेष्ट्री को आनंग नहीं हो पाता, और आनंग हुआ है द्वंद्व समास में, और यही शुद्ध उदाहरण में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर पूर्व पुंवद भाव होगा। तो अब यहाँ पे पुंवद भाव होगा तो किस प्रकार से होगा उसको भी स्पष्ट किया गया है, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पुंवद भाव करने पर दो रूप बनते हैं, एक चित्रा जरदगु और दूसरा जरद चित्रगु। अब यहाँ पे देखिए चित्रा जरद, और ये भी रूप शुद्ध है। देखिए चित्रा जरती गु, जरती चित्रागु भी शुद्ध रूप है। तभी तो ये समस्या आती है कि ये कैसे हुआ कि यहाँ पर समन नहीं किया गया पुंवद भाव, और फिर पुंवद भाव किए हुए भी रूप प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ आचार्यों के अनुसार पुंवद भाव नहीं होता, तो चित्रा जरती गु, जरती चित्रागु बनता है, और उन्होंने इसके जो है कारण भी बताया है। जबकि कुछ आचार्यों के अनुसार यहाँ पे पुंवद भाव हो जाता है। तो पुंवद भाव हो जाता है तो फिर दो रूप बनते हैं, और एक चित्रा जरदगु, एक जरद चित्रगु। अब मैं आपके सामने चित्रा जरदगु को स्पष्ट करूंगी, और इसका विग्रह है चित्रा च जरती च। इसमें सबसे पहले चित्रा जरद को हम समास करेंगे, चित्रा और जरती। चित्रा मीन्स होता है विचित्र प्रकार की, रंग बिरंगी, और जरती मीन्स वृद्ध। तो ये दोनों हो गया चित्रा जरत्यौ। तो अब चित्रा, यहाँ पे चित्रा चितकबरी को कहेंगे हम, रंग बिरंगी मैंने बोला, लेकिन गाय जिस प्रकार से कई रंगों वाली होती है, और जरती मीन्स वृद्ध। तो चित्रा और वृद्ध जब हम इसका समास करेंगे तो चित्रा जरत्यौ, क्योंकि द्विवचन है, दो है, इसलिए जरत्यौ होगा। तो ये द्वंद्व समास है। अब हमने बहुव्रीहि समास करना है कि चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य, अर्थात वो व्यक्ति जिसके पास चित्रा और जरती ये दो गायें हैं, एक वृद्ध गाय और एक चित्रकबरी गाय जिसके पास है वह व्यक्ति। तो यहाँ पे अन्य पद का अर्थ विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थ से हुआ। अब यहाँ पे हमें ये चित्रा जरती हमारे पास होगा चित्रा जरती औ, और गो औ, और फिर यस्य सह है तो बहुव्रीहि समास है। तो ये हमने द्वंद्व समास द्वारा विग्रह करने के बाद बहुव्रीहि समास में चित्रा जरती को पुंवद भाव किया। परंतु इसका दूसरा रूप, क्योंकि पूर्व प्रयोग यदि हम जरद चित्रगु करते हैं तो देखिए यहाँ पर होगा जरती च सौ चित्रा।
अर्थात जो वृद्ध हो और चित्कबरी हो, ये एक ही के लिए आया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पूर्व में द्वंद्व समास जब करते हैं तो चित्रा च जरती च, चित्रा एक और जरती दो और गावऊ, तो चित्रा भी एक गाय और जरती एक गाय, परंतु हम इसको कर्मधारे चित्रा जरती को कर्मधारे भी तो कर सकते हैं। तो वो है कि जरती च असौ चित्रा, अर्थात जो वृद्ध हो और चित्र वाली हो, तो वृद्ध चित्रा, तो वृद्धा चित्कबरी, ये कर्मधारय समास है। जरती च असौ चित्रा। तो जब हमने इसका कर्मधारय समास किया तो पहले तो कर्मधारय समास में हम समास किससे करते हैं, तो ये सूत्र है यहाँ पे, पूर्व कालिक सर्वजरद पुराण नव केवलाह समानाधिकरणे। तो समानाधिकरण परे होने पर जरद का समास हो जाता है उसके साथ, और वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पे जरद, जरती और चित्रा, इन दोनों में समास होने के बाद यहाँ पर अब हम एक और सूत्र कर्मधारय समास में हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न उठ जाता है यहाँ पे कि जरद भी पुंबद भाव है और चित्र भी पुंबद भाव है। क्या दो पुंबद भाव हुए हैं? नहीं, पुंबद भाव तो जो है जरद चित्रा एक पद है और उसके चित्रा के ही आ को पुंबद भाव होगा, परंतु जरती को जो है जरद किस प्रकार से हुआ, तो उसका पुंबद भाव करने वाला एक सूत्र है पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु। तो यहाँ पे क्या है कि कर्मधारय समास, यहाँ पे हमें कर्मधारय जातीय और देशीय शब्द परे हों तो पूर्व को पुंबद भाव हो जाता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, इसलिए कर्मधारय समास में जो जरती है उसको पुंबद भाव हो गया। तो जरती को पुंबद भाव होगा कर्मधारय समास के कारण, तो जरती के स्थान पर जरत हो जाएगा। और चित्रा को पुंबद भाव हुआ किससे, जो है हमारा स्त्रिया पुंबद से, जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में भी स्पष्ट किया कि ये जरद चित्र पूर्व पद हो गया। तो जरद चित्र गो, ये इस प्रकार से दो रूप और भी निष्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से कुछ आचार्य यहाँ पर पुंबद भाव नहीं मानते हैं, तो उनके अनुसार तर्क क्या है और रूप सिद्धि कैसे होती है, और जो मानते हैं वो द्वंद्व और कर्मधारय समास के माध्यम से वो चित्रा जरद गो और जरद चित्र गो, ये दो रूप जो हैं वो जो शुद्ध रूप है उनकी सिद्धि करते हैं। अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगी कि हम स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनु जो सूत्र कर रहे थे, उसमें जो पद प्रयुक्त हुए हैं उनका क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले उसमें था स्त्रियाः। स्त्रियाः मीन्स स्त्रीलिंग होना चाहिए, पूर्व पद स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यदि पूर्व पद स्त्रीलिंग नहीं होगा और उसके परे यदि स्त्रीलिंग हो भी, समानाधिकरण भी हो, तो भी पुंबद भाव नहीं होगा। जैसे ग्रामणी दृष्टि यस्य, तो यहाँ पर देखिए ग्रामणी दृष्टि यस्य, तो यहाँ पर ग्रामणी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग होने के कारण इसको पुंबद भाव नहीं होगा। तो यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि यहाँ पर समास करने पर तो ह्रस्व हुआ है, तो क्या ये पुंबद भाव के कारण नहीं हुआ, तो कैसे हुआ है? तो इसके लिए ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से, ये नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रातिपदिक को ह्रस्व होने के कारण यहाँ ग्रामणी के स्थान पर ग्रामणी हुआ है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग ना होने के कारण ये पुंबद भाव नहीं हुआ। एक था भाषित पुंसकात। तो भाषित पुंस्कात मैंने आपको बताया था कि तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंस्कम, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त भी समान होना चाहिए और जिस लिंग में वो प्रयुक्त हुआ है उस दूसरे लिंग में यदि उसका प्रयोग करना हो तो समान अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा पुंबद भाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण है गंगा भार्याः। अब ये बहुव्रीहि समास है और इसको अब तक तो हम आप लोगों को ये पहचान हो गई होगी कि बहुव्रीहि समास का हम विग्रह किस प्रकार से करते हैं। तो गंगा भार्या यस्य स, तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए गंगा भार्या है
और विग्रह में कहा हमने भार्या। इसका कारण यह है कि ये जो पद बना है समस्त पद, ये जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो पुल्लिंग है। यदि वो पुल्लिंग ना होता तो हम गंगा भार्या भी प्रयुक्त कर सकते थे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है। परंतु जब विग्रह करते हैं तो गंगा भार्या, भार्या स्त्रीलिंग है, तो गंगा भार्या यस्य स। तो यहाँ पे गंगा और भार्या, गंगासु भार्यासु, इन दोनों में समास हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए गंगा, ये जो पद है ये भाषित पुंस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा का जो है पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, इसका पुल्लिंग में प्रयोग हो ही नहीं सकता। गंग, गंगा का गंग जो है वो प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए ये भाषित पुंस्क नहीं है। इसी तरह से देखिए द्रोणी भार्या। अब द्रोणी भार्या यस्य, और यहाँ पे द्रोणी शब्द भी ऐसा है जिसका प्रवृत्ति निमित्त की बात यदि की जाए तो वो समान नहीं है। यद्यपि इसका प्रयोग अन्य लिंग में होता है, द्रोणी और द्रोण भी प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों प्रयोगों में जो उनका प्रवृत्ति निमित्त है, अर्थ है, वो भिन्न है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए प्रवृत्ति निमित्त भी समान होना चाहिए, और दूसरा जो है वो भाषित पुंसक भी होना चाहिए, अर्थात उसका दूसरे लिंग में प्रयोग भी होना चाहिए। परंतु ऐसा मैंने आपको दोनों के उदाहरण दिए हैं। अब सूत्र में ये भी कहा अनोंग, पूर्व पद ऊंग प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी पद हैं वो स्त्रीलिंग होने हैं, परंतु ऊंग भी स्त्रीलिंग है प्रत्यय, तो यहाँ पे उस विशेष रूप से कहा कि ऊंग स्त्री प्रत्यय नहीं होना चाहिए उसके बाद में। तो जैसे उदाहरण है वामोरु भार्या, तो यहाँ पे वामोरु दीर्घ उकारांत है, तो ये क्योंकि ऊंग प्रत्यांत है इसलिए इसको ह्रस्व नहीं हुआ, पुंवद भाव नहीं हुआ। वामोरु वैसे शब्द है, और इसको जब हम स्त्रीलिंग करते हैं ऊंग प्रत्यय लगा के तो वामोरु रहता है, तो यहाँ पर पुंवद भाव नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊंग प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तो है पूर्व पद, पूर्व पदों की बात। अब जो उत्तरवर्ती पद हैं उनके लिए क्या कहा गया कि परवर्ती पद स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो स्त्रियाम किम, ये किम कहने का प्रयोजन ही यही है कि सूत्र में कहा गया स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो उसका क्या प्रयोजन है। तो जैसे है उसके प्रयोजन को दिखाते हुए उदाहरण, इनको प्रत्युदाहरण कहते हैं जहां वो सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। तो जैसे कल्याणी प्रधानः, इसको जब हम विग्रह करते हैं तो कल्याणी प्रधानम यस्य, तो यहाँ पे देखिए कल्याणी स्त्रीलिंग है, ओंग भी नहीं है, और उसके परे प्रधानम ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है, परवर्ती स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। यद्यपि समानाधिकरण है परंतु नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर कल्याणी को पुंवद भाव होने पर कल्याण नहीं बना, कल्याणी प्रधाना ही बना। अब परवर्ती पद समानाधिकरण भी होना चाहिए, तो समानाधिकरण कहने का क्या प्रयोजन है, तो वो है जैसे कल्याणी माता, तो कल्याणी माता का अर्थ है कल्याण्या माता, इसका इस तरह से विग्रह हम करेंगे, कल्याण्या माता। तो यहाँ पर समानाधिकरण नहीं है, यहाँ तृतीया विभक्ति है, वहां प्रथमा विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर भी कल्याणी को कल्याण नहीं होगा। अब अंत में कहा कि प्रियादिगण का नहीं होना चाहिए और पूर्णी संख्या वाला नहीं होना चाहिए उत्तरवर्ती पद। तो मैं प्रियादि का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पूर्णी का आगे दिया जाएगा क्योंकि उसमें प्रत्यय लगना है, तो वो प्रत्यय वाले संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी। तो प्रियादिशु किम, प्रियादिगण का होना चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है, तो देखिए उदाहरण है कल्याणी प्रिया यस्य कल्याणी प्रियः। तो यहाँ पर प्रिया शब्द जो है वो प्रियादिगण का पहला ही पद है, तो प्रियादिगण का प्रिया शब्द परे होने के कारण कल्याणी को पुंवद भाव कल्याण नहीं होगा, कल्याणी प्रियः ही रूप बनेगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र की मैंने आपके सामने व्याख्या की।
इस सूत्र के प्रत्युदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए कि सूत्र में प्रयुक्त जो पद हैं उनका प्रयोजन क्या है। तो अब आगे एक सूत्र है जिनमें पुंबद भाव नहीं होता, यद्यपि वहां पर पूरा जो पूर्व सूत्र में जो कुछ भी बताया गया है वो सब प्राप्त होने पर भी पुंबद भाव नहीं होता। तो उसके लिए है न कोपधाया, अर्थात जिस स्त्रीलिंग शब्द की उपधा में क होगा उसको पुंबद भाव नहीं होगा। तो श्रेया पुंबद से प्राप्त होने वाला पुंबद भाव कब नहीं होगा? जब पूर्व पद की उपधा में क होगा। जैसे पाचिका भार्यः, अब पाचिका, पाचक से जब हम स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ई हो जाता है अ के स्थान पर, तो पाचिक बनता है। तो यहाँ पे देखिए जी जो क है पाचिक, क इसकी उपधा में है, तो उपधा में होने के कारण इसको हमने पाचिका को पाचिक नहीं किया, पाचिका भार्य ही रखा। इसी प्रकार से रसिका भार्य, रसिक भार्य नहीं हुआ। अब एक और जो है सूत्र है इसी प्रकार का, संज्ञा पूर्ण्यश्च। अब यदि पूर्व पद, ये देखिए पूर्व पदों के संदर्भ में है, तो यदि पूर्व पद संज्ञा हो, संज्ञा कोई नाम हो किसी का, व्यक्ति वस्तु स्थान का, और पूर्णी संख्या वाला हो पूर्व पद। परवर्ती पद के लिए तो सूत्र में ही बताया गया कि परवर्ती पद यदि पूर्णी संख्या वाला होगा तो पूर्व पद को पुंबद भाव नहीं होगा, परंतु यहाँ बताया कि यदि पूर्ववर्ती पद पूर्णी संख्या वाला होगा तो भी पुंबद भाव नहीं होगा। जैसे पहला है दत्ता भार्या, यहाँ पे दत्ता जो दत्ता शब्द है ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जो है दान क्रिया से इनका संबंध है, उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है ये, दान क्रिया से जिनको प्राप्त किया जाता है दत्त, तो ये संज्ञा के लिए है और इसलिए दत्ता भार्या यहाँ पे होगा, ना कि दत्त भार्या। इसी प्रकार से पूर्णी संख्या वाला जो शब्द है पंचमी भार्या यस्य, तो पंचमी जो है वो पूर्ण संख्या वाला है, इसलिए इसको पंचम भार्या रूप नहीं बनेगा। इसी प्रकार से आगे है सूत्र स्वांगात च इतः, और यहाँ पे स्वांगवाची जो है उसको पुंबद भाव नहीं होगा, अपितु उसको पुंबद भाव करने के बाद ई हो जाएगा। जैसे सुकेशी भार्यः यस्य सः, तो सुकेश होने के बाद फिर उसको ई होकर दीर्घ ई, क्योंकि स्वांगवाची है सुकेश, तो स्वांगवाची यदि होता है तो उसको ईत हो जाता है। तो देखिए थोड़ा इसको हम ध्यान से देखते हैं कि सुकेशी जो है यद्यपि श्रिया पुंबद से उसको पुंबद भाव हो गया, पुंबद भाव होने के बाद क्या कार्य होता है वो, क्योंकि सुकेश स्वांगवाची है इसलिए उसको श के अ को दीर्घ ई होकर सुकेशी भार्या ये रूप बनता है। तो और यदि स्वांगवाची नहीं है तो पटु भार्या, पटवी भार्या यस्य, तो पटवी के स्थान पर सामान्य स्त्री या पुंबद भाषित पुंस्कात से यहाँ पुंबद भाव होकर पटु भार्य बनेगा। स्वांगवाची ना होने से इसे पट्टी या पटवी रूप नहीं बनेगा।